लेकिन आने वाले दिनों में और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे वह सेवा की निरंतरता का सवाल हो। और जब सरकारी शिक्षक बने हैं तो एक बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हो गया, वेतनमान, निर्धारित वेतनमान, विहित वेतनमान, देय वेतनमान। चूंकि पूरे देश के स्तर पर कोई ऐसा सेवा संवर्ग नहीं है जिसका अपना अपना वेतनमान निर्धारित ना है। सभी सेवा संवर्ग का, वो फॉरेन सर्विस में काम करने वाला अधिकारी हो या आईएएस हो, आईपीएस हो, राजपत्रित कर्मचारी हो और राजपत्रित कर्मचारी हो, प्राइमरी टीचर हो, सेकेंडरी टीचर हो, +2 टीचर हो, सबका वेतनमान निर्धारित है। नमस्कार, जनशक्ति डिजिटल पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र कांत शर्मा। आज हम बातचीत करेंगे बिहार की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की समस्याओं पर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है मेहमान के तौर पर तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य एवं फुस्टाफ के महासचिव प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। और हम जानना चाहते हैं कि आज हमारे शिक्षक हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। शिक्षकों का काम विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाना है, लेकिन आज टाइम टू टाइम शिक्षक लाखों हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरते हैं। क्या ये परिस्थितियां क्यों आई? देखिए, बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था वर्तमान सरकार जिस रूप में चला रही है, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, चाहे वित्त रहित शिक्षा नीति भी इसी राज्य में चल रही है। और आज खासकर मैं वित्त रहित शिक्षक इस बिहार के किस बदहाली में है कि 2008 में यही वर्तमान सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति की घोषणा की, जो बिल्कुल बिहार के इन अनुदानित जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं या इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं या डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक हैं, जो वित्त रहित के रूप में वित्त रहित संस्थान में काम कर रहे थे और उसको ठगने का काम किया है वर्तमान सरकार ने, और परीक्षा फल आधारित अनुदान देने की बात को स्वीकारा। और उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न में 8500, सेकेंड डिवीज़न में 8000, थर्ड डिवीज़न में 7500 रुपया पर स्टूडेंट मिलेगा। यह एक अनोखा यह नीति सरकार ने बनाई। हम समझते हैं पूरे देश में कहीं ऐसी नीति शिक्षा की नहीं है कि शिक्षक को परीक्षा फल आधारित अनुदान दे, मतलब वह बिना वेतन का काम अपने संस्थानों में कर रहा है और वह भी परीक्षा फल आधारित जो अनुदान मिलना है वह 7-7, 8-8 वर्षों से बकाया चल रहा है, वह समय पर नहीं मिलता है। आज भी 7 वर्ष का बाकी है। और इसका परिणाम है कि वहाँ के शिक्षक जो इस बिहार के शिक्षा व्यवस्था को अपने बड़ा हिस्सा इस बिहार के बच्चों के शिक्षा व्यवस्था को अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है। लगातार हम सदन में 2014 में जब हम जीत कर आए, उस दिन से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और चूँकि यह भी बिहार का इतिहास है कि बिहार में जितने भी राजकीयकृत विद्यालय हैं या अंगीभूत महाविद्यालय हैं, सब निजी प्रबंधन के हाथों ही खुले, सरकार ने नहीं खोला। और जैसे जैसे सरकार को आवश्यकता महसूस हुई, छात्रों की संख्या को देखते हुए इन राजकीयकृत विद्यालय को घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत किया, फिर उसका सरकारीकरण किया और उसी ढंग से महाविद्यालयों का भी घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत कर बाद में सरकारीकरण किया। हम इसकी मांग लगातार कर रहे हैं कि आप इन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को भी घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में परिणत करें। इसके आधार भी हैं। आधार है कि एक इतिहास गवाह है कि पूरे बिहार में ऐसे संस्थान ही आज सरकारी
विद्यालय या महाविद्यालय के रूप में दिख रहे हैं। और ये जो वित्त रहित शिक्षण संस्थान है, इसको आंतरिक स्रोत से जो आमदनी होती है, मैनेजमेंट उसको लूट कर खा रहा है। इसी को खत्म करने के लिए कि घाटा अनुदानित संस्थान के रूप में आप अगर इसको परिणत करते हैं तो सरकार पर बहुत वित्तीय बोझ नहीं पड़ने को। आप एक बड़ी राशि अनुदान के रूप में आज दे रहे हैं। कल भी मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव था सदन में, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। हमने इन्हीं बातों के तहत उनको इस पर विचार करने की बात कही और इस पर चर्चा करने की बात की कि आप इसकी समीक्षा तो करें। आज के दिन विभाग ने, हम लोग लड़कर विभाग से ये निर्देशित कराया है कि आंतरिक स्रोत की आमदनी का 70% शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के मद में खर्च हो। लेकिन प्रबंधन मनमाने ढंग से उस 70% राशि को खर्च करता है जो उसकी आंतरिक स्रोत की आमदनी है, उसका 70% शिक्षकों के वेतन में खर्च नहीं करती है, बेईमानी करती है, उस पैसे का लूट करती है। और अनुदान भी जो जाता है वह भी सही तरीके से नहीं मिलता है। आपने सुना कि कैसे वित्त रहित शिक्षकों की बदहाली है। सरकार एक तरफ वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने की बात करती है, दूसरी तरफ परिणाम, छात्रों के परिणाम पर उनको पैसा देती है। इस स्थिति में शिक्षकों की ज़िंदगी बहुत बदहाल है। बहुत लंबे समय तक उनका अनुदानित जो वेतन है वो नहीं मिल पाता है। उनकी राशि बहुत देर से मिलती है और अनुदान में भी भीषण तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसमें एक और चीज़ हम पूछना चाहेंगे। 2006 के बाद लगातार शिक्षक नियोजन की कार्रवाई शुरू हुई। बिहार सरकार शिक्षकों का नियोजन पंचायती राज संस्थानों के जरिए और करती रही है। लेकिन जब से नियोजन की शुरुआत हुई तब से शिक्षकों का एक लंबा संघर्ष भी शुरू होता है और उनके शिक्षक नेता भी शिक्षकों के साथ लंबे समय तक और कई बार बड़े बड़े आंदोलन भी किए, जिसमें लाखों की संख्या में शिक्षक सड़कों पर उतरे, लाठियां खाई, उनकी कुछ मांगें मानी भी गई। और शिक्षक आंदोलन का नतीजा रहा कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी मिला और आज सरकार राज्यकर्मी के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है। लेकिन अभी भी भारी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजनवाद के शिकार हैं, जो अभी भी नियोजित शिक्षक का दंश भोग रहे हैं। उनको वही वेतन, वही सेवा शर्तें मिली हैं जिसमें भारी विसंगतियां हैं वेतनमान को लेकर। और स्कूलों में कई तरह का कैडर हो गया है, कई तरह के संवर्ग हो गए हैं। तो संवर्गीय विषमता के कारण शिक्षा पर क्या असर पड़ रहा है, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, सरकार जो अभी पिछले दिनों बीपीएससी के माध्यम से डायरेक्ट सरकारी से सीधे तौर पे सरकारी शिक्षक के रूप में बहाली की प्रक्रिया शुरू की। बिहार के माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर के तले बिहार के नियोजित शिक्षक जब 2006 में फिक्स्ड मानदेय पर बहाल हुए और बहाल हो जब हुए तो न उनकी कोई सेवा शर्त थी, न कोई सुविधा थी। और शुरुआती दौर में तो सरकार ने जो फिक्स्ड मानदेय पर बहाली की उसमें शपथ पत्र भी लोगों से भरवाया, शिक्षकों से, कि हम वेतनमान की मांग नहीं करेंगे, हम कोई संघर्ष नहीं करेंगे, हम जो आप दे रहे हैं उस पर काम करेंगे। यह एक ढंग का एक शपथ पत्र भी शुरुआती दौर में भरवाया गया था शिक्षकों से। लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के बैनर के तले ये नियोजित शिक्षक अपने वेतनमान की लड़ाई, अपने सुविधाओं की लड़ाई, अपने सेवा शर्तों की लड़ाई मजबूती से लड़े हैं। और बिहार के जो 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आने वाले शिक्षक प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने भी इन शिक्षकों के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़कर 2015 में एक कमतर वेतनमान ही, लेकिन सारी सुविधा के साथ वह वेतनमान शिक्षकों ने लड़कर लिया है। निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी कमियां हैं। सेवा शर्त
जो पुराने शिक्षकों के लिए जो बना था, आज जो इन विशिष्ट शिक्षक जो अब बन गए हैं, सरकारी शिक्षक जो बन गए हैं, उनके सेवा शर्तों में अभी भी कमियां दिख रही हैं। संगठन के बैनर के तले आज भी धरना का कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम हुआ है, महाधरना का कार्यक्रम हुआ है, और सरकार ने पिछले दिनों जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में इनको सरकारी शिक्षक बनाया है, तो सेवा की निरंतरता का जो एक लाभ मिलना चाहिए, जो 14-15 वर्षों से 16 वर्षों से काम कर रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल आज के वर्तमान विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके सामने खड़ा है। और जो बीपीएससी के माध्यम से डायरेक्ट जो शिक्षक बहाल हुए, या हमारे नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी के माध्यम से अब सरकारी शिक्षक बने हैं, तो कई तरह की कैटेगरी तो बन गई है, और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि न होकर आपसी भिन्नता बन रही है विद्यालयों में, और इसका सीधा प्रभाव पठन पाठन पर पड़ रहा है। तो हम लोग सरकार से ये मांग भी करते हैं, किए हुए हैं लगातार, कि आप जो ये विद्यालय अध्यापक और विशेष शिक्षक सब सरकारी शिक्षक हैं, और सब सरकारी शिक्षक के रूप में इन छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए सबको समान रूप में आप नामाकरण कीजिए और समान रूप में सुविधा दीजिए। ये मांग हम लोग की है, और आप लोग जो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर के तले जो शिक्षक लड़ रहे हैं उनकी भी मांग है। लेकिन आने वाले दिनों में और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे वह सेवा की निरंतरता का सवाल हो, और जब सरकारी शिक्षक बने हैं तो एक बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा हो गया, वेतनमान, निर्धारित वेतनमान, विहित वेतनमान, देय वेतनमान। चूंकि पूरे देश के स्तर पर कोई ऐसा सेवा संवर्ग नहीं है जिसका अपना अपना वेतनमान निर्धारित ना है। सभी सेवा संवर्ग का, वो फॉरेन सर्विस में काम करने वाला अधिकारी हो, या आईएएस हो, आईपीएस हो, राजपत्रित कर्मचारी हो और राजपत्रित कर्मचारी हो, प्राइमरी टीचर हो, सेकेंडरी टीचर हो, +2 टीचर हो, सबका वेतनमान निर्धारित है। तो आज सरकार डायरेक्ट, यह भी एक उदाहरण, ये अकेला उदाहरण है बिहार के लिए, कि पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां स्टेट कमीशन के माध्यम से विद्यालय के शिक्षकों की बहाली हो रही है, और किसी आपने कहा कि अभी संवर्गीय विषमता के कारण विद्यालय की चार दीवारियों के भीतर एक तरह का संघर्ष भी है, जिसके कारण पठन पाठन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन वही हम देखते हैं कि आपने कहा कि आज आप बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के धरना को संबोधित करते हुए आपने कहा कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ आज नए तेवर में, पुराने तेवर में फिर लौट आया है। हम ये जानना चाहते हैं कि 1 वर्ष के भीतर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का जो आह्वान था कि शिक्षक हमारी कुछ मांगे हैं परीक्षा संबंधित, जिसको सरकार अगर मान लेती है तो हमारे शिक्षक परीक्षा देंगे, सरकार अगर नहीं मानती है तो हमारे शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे। लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों पर, या सरकार के साथ आपका संगठन जिस तरीके से या शिक्षक संघ अड़ा हुआ था, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में शिक्षक कुछ बीपीएससी के थ्रू चले गए और कुछ विशिष्ट शिक्षक बनकर चले गए। संगठन के प्रति वो भाव या एकजुटता की कमी दिख रही है। ऐसे में आप शिक्षकों को संगठन के प्रति क्या रुझान होना चाहिए, और क्या संगठन उन्हें वो हक अधिकार दिलवाने में सफल हो पाएगा, इस पर अपना विचार। देखिए, जहाँ तक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का पुराना इतिहास है, संघर्षों का इतिहास है, उपलब्धियों का इतिहास है, और हम समझते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक की जो लड़ाई बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने पिछले दिनों लड़कर इनको वेतनमान दिलाया, इनको सारी सुविधाएं दिलाई, इनके सेवा शर्तों को बनवाया,
संगठन पर विश्वास करना चाहिए हमारे शिक्षकों को। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बीपीएससी की परीक्षा देकर हम नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाएंगे, यह सरकार का निर्णय था, विभाग का निर्णय था। माध्यमिक शिक्षक संघ ने आह्वान किया कि हम बीपीएससी की परीक्षा हमारे नियोजित शिक्षक नहीं देंगे। लोग छोटी संख्या में ही, लेकिन हमारे बीच के शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से भी सरकारी शिक्षक बने। फिर जब विशिष्ट शिक्षक बनाने की बात की, हम छोटी मोटी परीक्षा लेकर हम इनको विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे, इनको भी, आपको भी, बचे हुए शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाएंगे। बड़ी संख्या में लोग बीपीएससी में नहीं बैठे थे, तो उन्होंने सक्षमता परीक्षा का इजाफा किया और इसकी शुरुआत की और कहा कि सो आप सक्षमता परीक्षा नॉमिनल परीक्षा है, इसको देकर आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ इसका भी विरोध किया था और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे शिक्षक अपने संगठन में आस्था रखते हुए इसका बहिष्कार करेंगे। और मैं ये भी समझता हूँ और कहता भी हूँ अपने शिक्षकों को कि अगर बिहार का बचा हुआ शिक्षक अगर सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होता तो आज कोई भी परीक्षा उनको देनी न पड़ती, सब लोग सरकारी शिक्षक बनकर रहते। लेकिन कहिए धैर्य की कमी भी, आस्था की कमी तो हम नहीं मानेंगे, इसलिए कि आज जो आपका धरना का कार्यक्रम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर के तले हुआ और जिस ढंग से बड़ी संख्या में शिक्षक फिर वहाँ जुटे हुए थे, तो हमको लगा कि संगठन के प्रति हमारे इन विशेष शिक्षकों की आस्था बढ़ी है। बीच के दिनों में जो कमी देखी गई उसके और भी कारण है। एक निवर्तमान अपर मुख्य सचिव, जो बहसी अपर मुख्य सचिव था, मनमाने ढंग से काम करता था, नियमों के विरुद्ध हुआ काम करता था, आदेश देता था और जिस ढंग से वह संघ संगठन के आह्वान पर संघर्ष कर रहे शिक्षकों को प्रताड़ित किया, उन पर झूठा केस करवाया, उनका वेतन रोका, इससे भी थोड़ा भयभीत थे हमारे शिक्षक। और यह भी एक कारण बना है कि अब वो भय का माहौल हमारे विद्यालयों में नहीं है जो भय का माहौल था। और हम तो शिक्षक के तरफ से व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कहता हूँ कि उसको बहसी ही अपर मुख्य सचिव मैं मानता हूँ कि हम शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए उस अपर मुख्य सचिव के विरुद्ध तो आगे बढ़कर लड़कर उसको हटाने का भी काम किए हैं। तो आपने सुना प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जी को। आप जनशक्ति डिजिटल पर एक लंबी बातचीत आपने की और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे हमारे मेहमान आज के, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। ये इन्होंने विश्वविद्यालयों में लंबे समय तक, लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन का अनुभव रहा। विश्वविद्यालय के विभिन्न पदों पर ये कार्यरत रहे, सांगठनिक पदों पर। और अभी स्कूली शिक्षक संघ के भी ये बहुत ही बड़े दमदार नेता हैं और शिक्षक के हितों के, और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के, वित्तरहित शिक्षकों के तमाम मोर्चों पर, शिक्षक की समस्याओं के तमाम मोर्चों पर ये लड़ते रहते हैं, विधान परिषद के भीतर और विधान परिषद के बाहर सड़कों पर। आज इन्होंने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के धरना में बहुत ही शानदार बातें रखी और इन्होंने संकल्प दोहराया कि फिर हमारा शिक्षक खड़ा होगा और फिर लड़ेगा और अपना अधिकार लेने में सफल होगा। अगर ये बातचीत आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे जनशक्ति डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।